नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। 5 राज्यों में किस तरह की तस्वीर बनती हुई दिखाई पड़ेगी, ऊठा पटक का दौर कैसा चल रहा है, सियासी समीकरण क्या कह रहे हैं, जो कि चुनाव परिणाम तक ऐसे ही रहेंगे या बदलते दिखाई पड़ेंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे हमारे मेहमानों के साथ। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, पीयूष पंत जी हमारे साथ हैं, अजय सेतिया जी हैं, अनुराग वर्मा जी हैं, अवधेश कुमार जी हैं और विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। अवधेश सर, असम में जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बिल्कुल चिंता मत करिए, इस बार भी बीजेपी बम्पर सरकार बना रही है, ये सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा का भरोसा है या फिर केंद्रीय नेतृत्व, दिल्ली नेतृत्व भी इस पर कर रहा है? ये एंटी इनकम्बेंसी कितना वहां देख रहे हैं? देखिए, इस 5 राज्यों के चुनाव में अगर मैं किसी एक राज्य के चुनाव परिणाम की निश्चित भविष्यवाणी कर सकता हूं तो वो है असम। चलिए, नोट हो गया ये। उसमें भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार सरकार न बनने की किसी तरह की किंचित भी संभावना नहीं है। उसमें कहीं अनडाउटेडली, निसंदेह, उसके कारण भी निश्चित है। जब 80% कांग्रेस से उठ के बीजेपी में चली जाएगी, जब विपक्ष रहेगा ही नहीं तो जीतेगा कौन वहां? सर एक चीज और इसमें, चूंकि आप कह दिए तो सवाल आ ही गया कि क्या तोड़ तोड़ के ही पार्टी बनानी है, अपना भी कुछ अब आप सिद्धांत पर बात नहीं, आप चुनाव परिणाम पर बात कर रहे हैं तो अलग है, सिद्धांत पर बात करेंगे हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि सबको तोड़ के ही ला रहे हैं, अपना कुछ नहीं। इसलिए ये ऐसा है कि आपको सिद्धांत पर अगर जाना है तो वो तो फिर अलग भाई। जो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में जो आदमी बैठने गया है प्रियंका वाड्रा के साथ, वो कल होकर के भारतीय जनता पार्टी में चला जा रहा है। तो कांग्रेस अगर अपना घर नहीं संभाल रही है, और हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से ही आए हुए हैं, उनके व्यक्तिगत संबंध सबसे होंगे ही, न होने का कोई सवाल ही नहीं है। उनके यहाँ पहुंचना बहुत आसान है, सबका फोन पर बात करना। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन उनके लिए तो कठिन नहीं है ना, लंबे समय तक काम किए हैं। तो इसीलिए देखिए, असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस प्रकार से एक आक्रामक चेहरा अपना प्रस्तुत किया है, और इस समय जो देश भर के जो हिंदुत्ववादी हैं, जो इस समय हिंदुत्ववादियों में कई श्रेणी, जिसमें एक श्रेणी है कि थोड़ा सा एग्रेसिव पोस्चर चाहता है इशू पर, तो उसमें जिस ढंग से उन्होंने लिया है तो उनकी लोकप्रियता है। उन्होंने मियाँ और मुसलमान के बारे में भेद करते हुए जिस ढंग से कहा है कि भैया उसको पैसे कम दो, रिक्शा चला रहा है तो हमारे आपके लिए समस्या है, लेकिन वहाँ के कुछ मुसलमानों को भी भाता है वो कि भाई ये बांग्लादेशी के लिए कह रहा है। वो इशू है कुछ क्षेत्रों में, क्योंकि वहां की जनसांख्यिकी अजीब किस्म से बदली है। बड़े धुबरी और ऐसे कई जिले, 5 जिले तो ऐसे हैं जिनमें देखते देखते मुस्लिम केवल बहुसंख्यक न हो गए, वो 2/3 आबादी हो गई है। तो वहां के लोगों के लिए समस्या है ना वहां, तो वो समस्याएं उन्होंने उठाया है, टैकल किया है, कुछ सिंबॉलिक वर्क किए हैं। और इस समय जो कांग्रेस का गठबंधन भी पिछली बार की तरह इस बार नहीं हो रहा है। तो ये सारा मिला जुला के जो इस समय की परिस्थिति है वहां की, असम की, वो असम की परिस्थिति इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अब वो ठीक है कि इस समय अब आप हेमंत बिस्वा शर्मा, नॉर्थ ईस्ट में 4 मुख्यमंत्री हैं, चारों पूर्व कांग्रेसी हैं बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का पालन कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की तरह ही आक्रामक है अपने हिंदुत्व के मुद्दों पर, अपने बाकी सारी बातें कर रहे हैं। तो या तो कांग्रेस में रहते हुए उनको लगता था कि बीजेपी का सही मुद्दा है, हम ही गलत पार्टी में है, तब वहां जाके वो काम कर रहे हैं, या टाइम बाउंड है कि इस समय पार्टी का कोई उपाय नहीं, तब भी आए हैं। दोनों परिस्थितियों में इस समय पूरी स्थिति इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। विकास के मुद्दे को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा बड़े पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट का सबसे ज्यादा दौरा किया, असम का सबसे ज्यादा दौरा किया, जो इस देश के सो कॉल मानवाधिकारवादी लंबे अफस्पा हंसाओ खाली लड़ते जरूर थे, लेकिन बुद्धि से कुछ जिलों में कम करना, कुछ जिलों में हटाना, वहां से करना, उग्रवादियों को ला करके मुख्य धारा में लाना, उनसे आत्मसमर्पण कराना, इस सब को लेके असम में एक शांति स्थापित की है। वो अभी दिक्कत आ रही है, मणिपुर में दिक्कत आ गई, लेकिन अफस्पा हटा तो दिया था ना, जिसकी लंबी लड़ाई लोग लड़े जा रही थी, वो बीजेपी की सरकार ने हटाया। तो वो भी जो एक बड़ा वर्ग था, वो लंबे समय सोचता था कि बीजेपी हमारे विरुद्ध पार्टी है, ये तो धीरे धीरे त्रिपुरा से हटा रही है, नागालैंड से कम कर, फलाना कर, सारा किया है इसने। तो ये भी एक इशू जो था वो आया है।
जो अलगाववाद का इशू था उस पर भाजपा ने टैकल किया है उन लोगों को, उसमें से कुछ लोग बीजेपी में भी शामिल हुए हैं, कुछ चुनाव भी लड़ रहे हैं। जो बोडोलैंड का क्षेत्र था जिसमें बार बार समस्या पैदा हो रही थी, वहां के लोगों के साथ लगातार गृह मंत्री बैठते हैं, मुख्यमंत्री बैठते हैं, वहां से आते हैं, उनके साथ संवाद हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़े बड़े हो रहे हैं, उनकी यात्राएं बच्चों की कराई जा रही है अलग अलग देश में। वो यहाँ के बच्चों के परिवार वहां जाके रह रहे हैं, वहां के छात्रों के परिवार दूसरी जगह रह रहे हैं। तो ये सब जो समागम के काम वहां हुए हैं जबरदस्त उन क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, कि वहां के लोगों का जुड़ाव हो, तो ये सब काम जमीन पर काफी हुआ है। आपको दिल्ली में भी देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के रेगुलर कुछ ना कुछ कल्चरल फेस्टिवल्स आपको मिल जाएंगे, और उसी प्रकार से इस क्षेत्र के लोग नॉर्थ ईस्ट में जाके काम कर रहे हैं, पूरी टीम इस पर काम कर रही है। तो इसलिए असम ये सारा एक बेसिक बदलाव भी हुआ है, वहां की सोच में एक बेसिक बदलाव भी आया है। बंगाल की जो राजनीति में इस बार जो नया है, जो कुछ किस तरह अफेक्ट करेगा नहीं करेगा, एक प्लस पॉइंट है टीएमसी के लिए, और जो टीएमसी के लिए प्लस पॉइंट है जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए माइनस है, और जो बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट होगा वो ममता के लिए माइनस है। बिल्कुल ठीक। हमें एक बात देखनी चाहिए, मैंने बिहार इलेक्शन के पहले भी ये कहा था, याद कीजिए आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मुसलमानों की पारंपरिक राजनीति में एक बदलाव आ रहा है। वहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियों से उनका जो मोह पहले था वो धीरे धीरे भंग हो रहा है। इसकी अपना नेता चाह रहा है। उसकी शुरुआत कर्नाटक से जब से शुरू हुई थी, तभी मैंने बात कही थी कि जो यंग पॉपुलेशन मुसलमानों की है वो क्षेत्रीय नेतृत्व के बजाय एक राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ वो देख रहे हैं। उनको पता हो चुका है कि जब तक एक राष्ट्रीय नेतृत्व, जरूरी नहीं कि वो सत्ता में आए, लेकिन अगर वो अच्छी खासी संख्या में, आज ओवैसी मान लीजिए इस देश में एक अच्छे पार्टी के रूप में, एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरते हैं, तो भी मुस्लिम जो यंग है वो सोचता है कि उसका भला होगा। और ये जो असर कर्नाटक के बाद से लगातार रहा है, आप देख लीजिए महाराष्ट्र में सब जगह पे बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है। जितनी चाहे वो निकायों के चुनाव हों, विधानसभा के चुनाव, सब में जिस तरह से ओवैसी आ रहे हैं, बिहार में आपने देख लिया। मैं नहीं समझता कि बंगाल में पैटर्न ख़त्म हो जाएगा, और उसमें चाहे करें न करें, एक बात समझ लीजिए, ये जो बाबरी मस्जिद का दे दिया उन्होंने, जिनका कोई नाम नहीं जानता था, जो पहले कभी बीजेपी से भी चुनाव लड़ चुके थे, आज मानिए न मानिए उनमें बड़ा फ़र्क आ चुका है। और अगर ओवैसी और उनका कम्बिनेशन होता है तो निश्चित तौर पर मुसलमानों का एक बड़ा परसेंटेज ओवैसी की तरफ जाएगा। वो इसलिए नहीं कि वो ममता से नाराज़ है या बीजेपी, उसे अपना नेता, उसका फ़ायदा कहाँ होता है, नुकसान कहाँ होता हो जाएगा। ये तो रही बात। दूसरी बात, एक बात आप समझ लीजिए, बंगाल में एक चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए। क्या बात यह है कि चाहे वो सीपीएम रही हो, चाहे वो टीएमसी हो, वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी बहुत कम दिखाई पड़ती है। मतलब एक लंबे दौर तक पार्टियां रहती हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी, जब कर्नाटक में देवराजर्स थे, उसकी एक रिपोर्ट है, उसने इंडिया में लैंड रिफॉर्म के लिए 2 स्टेट का नाम लिया था, एक कर्नाटक में देवराजर्स और बंगाल में ज्योति बसु। इन लोगों ने वहाँ लैंड रिफॉर्म जो किए हैं, तो उससे क्या है कि ये जो रूरल मतलब एक होता है ना, ग्रामीण असंतोष जो होता है, उसको बहुत हद तक कंटेन करने का काम किया था। छोटी छोटी जोत है, इरिगेशन के साधन हैं, सारी चीज़ें हैं, तो कुल मिलाकर के उनमें जो एक, जैसे हमारे यहाँ किसान आंदोलन और इस तरह की चीज़ें होती थी, बंगाल में ये चीज़ नहीं है, ये बहुत कम है। मतलब ये नहीं कहता कि डिसेंट नहीं है, उसको ममता बनर्जी के लिए भी फ़ायदा करता है और उनके लिए भी। दूसरा, जो कल ममता बनर्जी का घोषणा पत्र आया है, एक तो जो विनोद कह रहे थे, 2 बातें मैं बिल्कुल इस बात को सही मानता हूँ। SIR कोई मुद्दा नहीं है, पहले भी नहीं था, है भी नहीं। और वो दूसरा ये है कि जो एक होता है ना कि मुझे क्या मिला और हमें क्या मिला, वोट दोनों पर पड़ते हैं। अगर सड़क बनी है तो उस पर भी वोट पड़ता है, और किसी के घर में सड़क बने ना बने, हमें क्या मिला है, सिलेंडर पहुंचा है तो भी होता है। तो मुझे क्या मिला है और हमें क्या मिला है, इन दोनों पर वोट पड़ते हैं।
अभी जो उन्होंने किया 150 1,500 रुपये हर बेरोजगार युवा को मिलेगा, ये सारी चीज़ें, ये जो आप इसको कुछ भी कह लीजिए, ये जो चीज़ें हैं, अब बीजेपी का घोषणा पत्र जो आएगा उसमें क्या होता है इस तरह की चीज़ को, क्योंकि ये भी बहुत असर करती है और वहाँ पे ज़्यादा असर करती है जहाँ पे सिर्फ नाराज़गी है व्यक्तियों में, वोटर में सिर्फ नाराज़गी है, क्योंकि सिर्फ नाराज़गी को आप दूर कर सकते हैं, यानी डिसेंट को दूर कर सकते हैं, रिवेलियन को नहीं। जहाँ लोगों ने ठान लिया हो कि हमको बदलना ही है, वहाँ मुश्किल आती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो ग्रामीण इलाका है बंगाल का, वो बहुत हद तक बदलाव चाहता वो डिसेंट मतलब नहीं है जो एक तरह जो शहरी मध्य वर्ग में होता है या बाकी लोगों में होता है। ठीक है, बंगाल का बढ़िया एनालिसिस हो गया। अब थोड़ा दूसरे राज्यों का भी जिक्र करते हैं। तमिलनाडु, अजय सर, मुझे लगता है कि द्रविड़ राजनीति वर्सेस बीजेपी का जो विस्तार मिशन है वही तमिलनाडु में इस वक्त दिख रहा है। कैसे देख रहे हैं तमिलनाडु की तैयारी और आंकलन? देखिए, तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने अभी पिछले चुनाव से थोड़ा बहुत प्रवेश करना शुरू किया है, अदरवाइज वहाँ पर, और वो भी रिप्लेस कर रही है कांग्रेस को। वहाँ कोई डीएमके को रिप्लेस कर रही हो या एआईडीएमके को रिप्लेस कर रही हो, ऐसी बात तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ कांग्रेस को रिप्लेस कर रही है। जहाँ जहाँ कांग्रेस का प्रभाव था उन सीटों पर ही उन्होंने अपने उम्मीदवारों को फोकस किया है, और उसका गठबंधन जो है एआईडीएमके के साथ है। और एआईडीएमके के साथ भी हम देख रहे हैं कि पिछले 10 साल से उनसे हमेशा खट्टे मीठे रिश्ते रहे हैं। कभी वो आगे आते हैं, कभी वो पीछे चले जाते हैं, कभी तोड़ देते हैं, कभी बन जाते हैं, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का इस बार भी गठबंधन चुनाव में एआईडीएमके के साथ है, और शुरुआती दौर में ही लग रहा है। जहाँ तक आप द्रविड़ राजनीति की बात कर रही हैं, तो द्रविड़ राजनीति तो दोनों पक्ष करते हैं, एआईडीएमके भी करता है और डीएमके भी करता है, तो द्रविड़ राजनीति तो वहाँ पर है ही है। और जहाँ तक दूसरे समुदायों की बात है, तो उसमें इस बार भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा फ़ायदा जो एंटी द्रविड़ लॉबी है उससे मिल सकता है। और क्योंकि इस बार कुछ इस तरह की बातें हुई भी वहाँ की सरकार की तरफ से, जिसका लाभ जो है बीजेपी को हो सकता है। लेकिन कुछ सीटों पर वहाँ तो हमें तस्वीर बिल्कुल साफ लगती है कि एआईडीएमके काफ़ी कमज़ोर है, उसमें कोई मजबूती जयललिता के बाद से लगातार ही हम देख रहे हैं कि उसमें हरास हो रहा है। नेतृत्व वैसा नहीं है, नेतृत्व उनके पास है ही नहीं। तो वहाँ तो एक तरफा मुझे लग रहा है चुनाव। हाँ, ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी सीटों पर कांग्रेस को रिप्लेस करने की स्थिति में है, और वो रिप्लेस करेगी, उसका कुछ प्रतिनिधित्व तमिलनाडु विधानसभा में हमें देखने को मिलेगा। पीयूष सर, केरल एक ऐसा राज्य है जो मुझे लगता है लेफ्ट और कांग्रेस की एक पारंपरिक लड़ाई ही हम वहां पर वैसे देखते आए। इस बार केरल की कैसी कहानी आप देख रहे हैं? देखिए, केरल इस बार जो है कि अभी तक के जो सर्वे आए हैं या जो लोकल जो चुनाव हुए हैं वहाँ पे जो उसके परिणाम आए हैं, उसमें यूडीएफ को एडवांटेज दिखाई दे रही है, क्योंकि एलडीएफ के खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी भी है। और तो मुझे लगता है कि वैसे नेक टू नेक है यूडीएफ और एलडीएफ में जो है। अब उसमें बीजेपी भी एक बड़ा फैक्टर है, इसलिए कि बीजेपी का वहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं कि प्रभाव बढ़ रहा है निकाय चुनाव में देखें। जी हाँ, जी हाँ, निकाय चुनाव में। उसके अलावा तिरुवनंतपुरम की सीट है, आप ले लीजिए। और तो वो एक प्रभाव बढ़ रहा है, और उम्मीद ये जो जहाँ पहले उनका 10 से 11% जो है वो वहाँ पे मत था, वो इस बार जो उम्मीद की जा रही है कि 12 से 13% हो सकता है। तो लगातार बीजेपी काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। और वो देखिए केरल को केरलम कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह के गिमिक्स जो है जो कभी कभी सफल हो जाते हैं, लेकिन केरल में शायद नहीं होंगे, क्योंकि केरल इन सब से ऊपर है थोड़ा सा, वहाँ पे कोई लिटरेसी हाई है, लोग जानते हैं इन चीज़ों पे नहीं पढ़ते, इसलिए वहाँ पे ध्रुवीकरण भी नहीं हो पाता उस तरीके से। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी करती है। जैसे तमिलनाडु में हमने देखा कि यहाँ आपने जो नए पार्लियामेंट हाउस में आप वहाँ का जो दंड है उसको ला के आपने स्थापित कर दिया, जो संगम आप करते हैं बना बीएचयू में लगातार, तो वो तमाम चीज़ों बीजेपी करती है। लेकिन उसका प्रभाव कुछ पड़ा, क्योंकि जो मार्क्सिस्ट हैं या वो या जो कांग्रेस के साथ है उनसे अलग एक जो क्लास है उसको वो लोकल बॉडी इलेक्शन में वो दिखा भी हाँ, क्योंकि वो लगातार प्रभाव बढ़ा रही है। तो मुझे लगता है, और दूसरा एक और दिखाई दे रहा है कि ये जो खबरें वहाँ से आ रही हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि बीजेपी और जो लेफ्ट है वो कहीं ना कहीं जो है विजन जो है वो एक उनका कांग्रेस को हराने के लिए, क्योंकि कांग्रेस लगातार लग रहा है संभावना बढ़ रही है,
वो कहीं ना कहीं, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तो ऐसा भी हुआ है कि जो एलडीएफ है वो जो है कि जाना बीजेपी के जो कैंडिडेट सपोर्ट खड़ा है उसको जो है कि वोट देने के लिए वो ये उनका एक प्लानिंग चल रही है उसको, ताकि कांग्रेस वाला हार जाए। तो ये एक खबर आ रही है कि कांग्रेस को हराना, यूडीएफ को हराना है, एलडीएफ। तो मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग रहेगा, पारंपरिक लड़ाई कम दिखेगी। जी हाँ, जी हाँ, जो बदलाव ये तो बदलाव होता था कि एक बार यूडीएफ एक बार एलडीएफ। पिछले बार ये हुआ कि एलडीएफ रिपीट हुई। इस बार संभावना एंटी इनकम्बेंसी है, वहाँ पे लोगों में संतोष है, वहाँ पे यूडीएफ को इसलिए एडवांटेज मिल रही है वहाँ पे, लेकिन बीजेपी जो स्पॉइलर का काम कर सकती है वहाँ। और बीजेपी इस समय एक स्ट्रेटजिकली जो है, जबकि आइडियोलॉजिकली दोनों अपार्ट है पूरी तरीके से, लेकिन वो बीजेपी के साथ मिलके कांग्रेस को रोकना चाहती है। तो ये स्थिति बनने जा रही है, तो इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन मुझे लगता है टफ फाइट है, कुछ भी हो सकता है। एक चीज जो अभी तक जैसे ये पोलराइजेशन उसकी बात रही, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की अगर देखा जाए तो जो प्रयोगशाला रही है वो वेस्ट बंगाल शुरू से रही है, और वहां पे जो प्रोडक्ट निकला वो भी बड़ा जबरदस्त निकला कि विद इन नो टाइम 20-22% से 30% वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन पहुंच गई। कुछ इलाके तो ऐसे हो गए कि वहां पे जो मुसलमान चाहे वो होता है, कि वहां पे 50% से ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है। ये तो सरकारी डेटा है, एक्चुअल क्या होगा वो तो अलग ही किस्सा है। लेकिन अब उसमें एक स्टेप आगे हो गया है, वो स्टेप वो पूरे हिंदुस्तान में ये चीज हो रही है, और वेस्ट बंगाल ये डिसाइड करेगा कि मतलब उस पर सील बंद जो मोहर लगेगी वो वेस्ट बंगाल में लगेगी, कि मुसलमान अब ये कह रहा है कि भाई हमने तुम लोगों को वोट बहुत दे लिया, अब हमें अपने बीच का नेता चाहिए, हमें अपना नेता चाहिए, भले ही वो आज इतना इफेक्टिव ना हो, लेकिन तुमने तो पिछले 70-80 साल से हमको बेवकूफी बनाया है ना, चाहे वो पहले कांग्रेस हो, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो। अब मुसलमान को अपने बीच का नेता चाहिए। वो इस चुनाव में पता लग जाएगा, उसमें मोहर लग जाएगी कि ये जो हम लोग स्टूडियो में बैठ के विश्लेषण कर रहे हैं ये सही है, क्योंकि महाराष्ट्र बिहार प्रयोगशाला था ही, इससे स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है सर, ये जो डेटा बनता है वो भी तो कम्युनिकेशन के आधारित बात करता है। हमेशा आप ओबीसी का भाषण देख लीजिए, नहीं निकाल सकते सर, भारतीय राजनीति से नहीं निकाल सकते। वोट को सेकुलर वोट कहा गया, ये शब्द गलत है। ये मैं जो पंत साहब जो बात कह रहे हैं, बात सेकुलर वोट कुछ नहीं है, सेकुलर वोट कुछ नहीं, मुसलमान वोट को सेकुलर वोट ना कहा जाए। ठीक है अजय सर, अपनी बात मैं दो बातों से पूरी तरह असहमत हूं। पहली बात तो ये असहमत कि पहली बात तो ये कि भारत में सांस्कृतिक उदय हो रहा है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में सब चीजें चेंज हो रही हैं। और ये देखिए कि केरल में केरलम नाम सीपीएम ने कहा है बदलने को, और कांग्रेस ने उसका स्वागत किया है। आप राहुल गांधी का उसी दिन का उनके ट्वीट पे जाकर के देख लीजिए, उन्होंने भी स्वागत किया है। तो उसको राजनीति का मुद्दा बनाने का कोई मतलब नहीं है कि उससे भाजपा को फायदा हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा। लेकिन केरल में यह माना जाता है कि मुस्लिम आमतौर पर कांग्रेस के साथ है और हिंदू आमतौर पर कम्युनिस्टों के साथ है। अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ता है तो उससे कांग्रेस की जीत आसान हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, ये भी आकलन ठीक है सर। पूर्व से दक्षिण की ओर बीजेपी अपना विस्तार कर रही है, देख रही है, कोशिश कर रही है, कैसे देख रहे हैं दक्षिण के सारे राज्यों के चुनाव? देखिए, दक्षिण में बीजेपी का जो गेटवे कर्नाटक था, कर्नाटक में सरकार भी बनी उसकी, और उसके बाद उसने अभी तेलंगाना में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया लोकसभा चुनाव के दौरान, और मुझे लगता है कि देर सबेर तेलंगाना कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही हो जाएगा। बीआरएस की स्थिति धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियों की हो रही है वो हो जाएगी। अब आता है आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। आंध्र प्रदेश में तो हो गया चुनाव, वो तो चंद्रबाबू नायडू के सहारे बीजेपी अपना काम कर रही है। वो पहले सहारा ही लेती है बीजेपी, उसके बाद वो सीढ़ी हटा देती है और खुद जो है ये तो आरोप भी है कि क्षेत्रीय दलों को खा जाते हैं। नहीं, आरोप क्या है, खा के जाती है तो एक स्ट्रेटजी है, वो ठीक है। कोई भी पार्टी अपना विस्तार चाहेगी, बीजेपी भी अपना विस्तार चाहती है। अब कांग्रेस जो है उसका उल्टा होता है, वो क्षेत्रीय दलों को जमीन देती चली जाती है और वो बड़ी होती चली जाती है। हाँ, वो क्षेत्रीय दल बड़े होते जाते हैं और कांग्रेस सिकुड़ती जाती है, और बीजेपी का है कि बीजेपी बड़ी होती जाती है, क्षेत्रीय दल सिकुड़ते जाते हैं। तो वो अपनी अपनी स्ट्रेटजी है पार्टी की, और उसके पीछे कारण भी है कि चूँकि ये वो क्षेत्र है जहाँ बीजेपी नहीं थी। इन क्षेत्रों के लिए बीजेपी नई पार्टी, जैसे आसाम में 2016 में जब मैं गया था तो बीजेपी नई पार्टी थी, वहाँ तरुण गोगोई से लोगों कोई नाराज़गी नहीं थी। मतलब मैं तो इतना घूमा 2016 में आसाम, मुझे तरुण गोगोई से कोई नाराज़गी नहीं लिखी,
कांग्रेस से भी नाराजगी नहीं दिखी, लेकिन नया बीजेपी चाहिए। नई पार्टी मौका नया देना चाहिए, नई पार्टी को मौका देना चाहिए, तो वो मौका दिया लोगों ने। तो ऐसे ही जिन जिन क्षेत्रों में बीजेपी, पूर्वोत्तर में तो लगभग यही रहा कि नई पार्टी है। और असम के अलावा जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ का तो एक प्रकृति है, वो मैं यहाँ नहीं कहूँगा कि वहाँ जो केंद्र में जो सरकार होती है, फिर उसकी ही सरकार वहाँ उन राज्यों में बनती है। वो मणिपुर हो, अरुणाचल हो, त्रिपुरा हो, वो एक अरुणाचल में तो ये अजय भाई जानते हैं कि पूरी की पूरी सरकार गेगांगा पांग लेके अटल जी के साथ बीजेपी में आ गए थे, और जब यूपी 2004 में आई तो फिर वापस पूरा कांग्रेस सब चले लोग गए, उधर चले। पूरी गवर्नमेंट लेके। तो वहाँ असम एक ऐसा राज्य है जहाँ थोड़ा दूसरे तरह की राजनीति होती रही। अगर दक्षिण की, असम गण परिषद के उदय हाँ, समय से ही एक बिल्कुल वादा था। दक्षिण बीजेपी। तो असम गण परिषद एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी बनकर उभरी थी और उस स्पेस को बीजेपी ने लिया है। असम गण परिषद, देखिए कांग्रेस का वोट कम नहीं हुआ है असम में, बीजेपी ने जो है वो असम गण परिषद का जो वोट था उसको लिया, और इसलिए भी लिया कि असम आंदोलन जो था उसके पीछे असम गण परिषद की जो के पीछे जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी भूमिका थी। और हम भूल जाते हैं इन राज्यों में जहाँ जहाँ बीजेपी का विस्तार हो रहा है वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत बड़ा योगदान है। आज केरल में जो आपको बीजेपी का वोट दिखाई पड़ रहा है, सीटें दिखाई पड़ रही हैं विधान, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो वर्षों का काम है, दशकों का काम है, वो है उसका उसका असर। पार्टी तो उसको कैरी ओवर कर रही है, और चूंकि केंद्र में सरकार आ गई है तो और आसानी हो गई कैरी ओवर करने में, क्योंकि जब आप केंद्र में सत्ता में होते हैं और मजबूत तरीके से सत्ता में होते हैं तो आपके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। सरकारी घोषणाएं करके भी दे सकते हैं, नेताओं को भी आप दे सकते हैं, बहुत साधन होते हैं, तो वो उसका लाभ भी उठा रही है बीजेपी। केरल में लड़ाई तो एलडीएफ यूडीएफ की है, और बीजेपी वहाँ अपना विस्तार चाहती है, अपनी सीटें बढ़ाना चाहती है, वोट परसेंटेज बढ़ाना चाहती है, और कोशिश भी कर रही है। केरलम नाम देना भी उसका एक हिस्सा है। और ये सही है कि बीजेपी वहाँ 3 ध्रुव हैं केरल में, क्रिश्चियन, मुस्लिम और हिंदू वोट जो है। अगर सामाजिक समूहों में देखें, मुस्लिम एन लार्ज आमतौर पर कांग्रेस के साथ रहे, उनका अलायंस भी IUML के साथ जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है उसका लगातार रहा है, इसलिए उसको यूडीएफ कहा जाता है। एलडीएफ जो है उसको हिंदू वोटों का ज़्यादा हिस्सा मिलता रहा है। क्रिश्चियंस जो है वो कांग्रेस के साथ रहे हैं, और इसलिए आप देखिए कई क्रिश्चियन नेता कांग्रेस के, ओमन चांडी क्रिश्चियन थे, चीफ मिनिस्टर थे, आपके ये एंटोनी थे, बहुत सारे लोग जो थे। लेकिन बीजेपी ने आश्चर्यजनक रूप से सबसे पहले क्रिश्चियंस को रीच आउट करना शुरू किया पश्चिम बंगाल, वहाँ केरल में। आप याद कीजिए कि कैसे प्रधानमंत्री जी ने क्रिसमस की बधाई दी जा करके, आर्क बिशप को मोटरसाइकिलों से जो है पूरा रीच आउट किया गया। तो क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये कम्युनिटी थोड़ा अगर इसको रीच आउट करेंगे तो एक बेस बन सकता है। तो वो रीच आउट कांग्रेस बीजेपी थ्रू क्रिश्चियंस कर रही है। उसको मालूम है कि एक बार एक वोट बैंक उसको मिल जाएगा तो हिंदू वोट जो है वो तो उसको मिल ही जाएगा, जगह बनाना आसान हो जाए, तो आसान रहेगा उसके लिए, क्योंकि संघ का भी काम है वहाँ पर। और वो बीजेपी उस कोशिश कर रही है, और काफ़ी उसको लोकसभा चुनाव में उसका एक सांसद जीत किया गया। वो निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन। हाँ, जो तिरुवनंतपुरम का जो उन्होंने पूरा मेयर बन गया पहली बार, बाकी जगह कांग्रेस जीती है। लेकिन ये मैं अजय जी की इससे सहमत हूँ कि जितना बीजेपी अपना बढ़ाएगी तो उसका नुकसान लेफ्ट को होगा, क्योंकि कांग्रेस उसका फायदा जो हिंदू वोट जो लेफ्ट का है वो अगर बढ़ेगा, बीजेपी को जाएगा, तो कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा। ये अजय जी की, लेकिन फिर भी वहाँ लड़ाई एलडीएफ यूडीएफ की है, और 2 बार चूंकि 10 साल से यूडीएफ है वहाँ पर, एलडीएफ है, तो एंटी इनकम्बेंसी तो है ही। दिक्कत क्या है कि कांग्रेस के साथ एक समस्या है, वो जीता हुआ चुनाव कैसे हारा जाए, इसको कांग्रेस से सीखना चाहिए। ये मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, सालों से सब जगह देख लीजिए। तो वो उसके लिए, तो वो क्या केरल में भी, केरल में जिस तरह खबरें आ रही हैं उनके झगड़े की, कि सतीशन का अलग ग्रुप है, केसी वेणुगोपाल का अलग हस्तक्षेप है, रमेश चेन्निथला का अलग है। और अभी तो मुझे खबर मिली, किसी ने बताया कांग्रेस के नेता ने, कि जो लिस्ट बन गई थी, केसी वेणुगोपाल ने लिस्ट को एकदम पलट दिया, और सब नाम जो है कहा कि नई लिस्ट बनेगी उनके हिसाब से आंतरिक बनेगी। कलह ही तो ले डूब रही है सर। ये सब जो चल रहा, रमेश चेन्निथला को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया। ये जो कांग्रेस के भीतर है, ये क्या असर डालेगी? ठीक, क्योंकि कई ये कांग्रेस की जो मतलब खास बात है, विशेषता है पिछले दिनों में, कि जीती हुई बाजी कैसे हारी जाए। बीजेपी का उल्टा है, हारी हुई बाजी कैसे जीती जाए, तो वो है। असम की जहाँ तक बात है, असम में मुझे भी कोई ज़्यादा शक शुबा नहीं है, नंबर ऑफ सीट्स क्या रहे हैं, वोट परसेंटेज क्या रहे हैं, लेकिन बीजेपी का अपर हैंड है, एज है उसका।
2-3 का जिस तरह से अभी हाल में मतलब वो एक एमपी सिटिंग एमपी गए छोड़ करके कांग्रेस, और उसके पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चले गए, तो ये बड़े नेताओं का गहरा असर तो डालता है। और अगर आप उनको नहीं संभाल पा रहे हैं, चुनाव के वक्त नहीं संभाल पा रहे हैं, वो जो पूर्व प्रदेश प्रियंका जी अध्यक्ष के साथ मीटिंग में थे सर, वो जो बाद तो में मीटिंग में थे, बीजेपी चले पूर्व गए। प्रदेश अध्यक्ष से तो खड़गे जी ने बात की और राहुल गांधी की बात हुई और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा मैं फैसला अपना उन्होंने स्थगित किया और बाद में राहुल से शामिल हो गए, मिलने के बाद सब लोग पार्टी बदल फिर देते शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की बहुत बड़ी कमजोरी है। अकेले गौरव गोगोई क्या कर पाएंगे पता नहीं, अच्छे नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं, लेकिन ग्राउंड पर उनकी कितनी बिल्कुल। पकड़ है। ठीक है सर। तो इसलिए मुझे लगता है आसाम सबसे बीजेपी के लिए है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का एज मैं मानता हूँ आज भी। तमिलनाडु की स्थिति ये है कि वहाँ लड़ाई डीएमके बनाम एआईडीएमके और बीजेपी अलायंस की है, कांग्रेस उधर है। लेकिन जिस तरह पनाली स्वामी छोड़ करके गए हैं, असर डालें। उसमें डीएमके के साथ गए हैं। अभी विजय यानी की जो पार्टी है, अब टीवीके का क्या रहेगा, क्योंकि वो किसी से अलायंस नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सेकुलरिज्म में कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है, वो डीएमके के वोट पे असर डालने। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी वैसी एंटी इनकम्बेंसी डीएमके के खिलाफ नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार को 5 साल हुए हैं और स्टालिन ने बहुत सारी घोषणाएं भी की हैं। मुझे लगता है कि मुकाबला तो है इनके बीच में। ठीक, तो फिलहाल 5 राज्यों के चुनावी विश्लेषण के साथ ही घमासान भी तेज है और खबरों का सिलसिला भी अमर उजाला पर जारी है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का 5 राज्यों के विश्लेषण के लिए, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर आइए।